नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। इस वक्त मैं कुछ फाइनेंस मैटर्स, कोई स्टॉक्स, बैंकिंग, ऐसे कुछ विषयों पर समाचार जरा हटके इस विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला विषय स्टॉक मार्केट के बारे में कह रहा हूँ। शायद हम सब ने डी मार्ट नाम सुना है। हर प्रकार की ग्रोसरी, खिलौने, कपड़े, यानी करीब करीब सभी जीवन को आवश्यक है ऐसी सारी चीज़ें इस डी मार्ट में हमें मिलती है। आजकल उसकी जो लीडरशिप है वो नोविल नोरन्ना करके है। उनकी लीडरशिप में अभी डी मार्ट चल रहा है, लेकिन इस डी मार्ट के चलने में उनका बहुत ही योगदान रहा है। जैसे अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डी मार्ट का करीब 500% हुआ है। और कब से? 2017 से 2024 तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500% बढ़ा है। पहले करीब 300 करोड़ रुपए का इनका सेल्स रहता था, लेकिन आजकल 2024 अंत या 2025 शुरू में इनका जो सेल्स है वो 3700 करोड़ का हो गया। मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कहा था कि 2017 में इनका सिर्फ 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए का हो गया। यानी वही मैंने कहा था कि भाई करीब 500% बढ़ा है। इसमें अगर हम इनका जो बाकी सारा किस्सा देखें तो ध्यान में आता है कि भाई टोटल सेल्स 2017 में ये सिर्फ 17,000 करोड़ का होता था, लेकिन जो 2024 में बढ़कर 50,000 करोड़ हुआ। अगर उनके नेट प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो वो है 2017 में 480 करोड़, जो अब 2024 में बढ़कर 2500 करोड़ का हो गया। यानी यह सलाह दे सकता हूँ कि भाई अगर कहीं पर भी हमें ये शेयर्स मिलते हैं डीमार्ट के तो ये ब्लू चिप है और लेना चाहिए। उसमें अगर शेयर के जो प्राइसेस है वो भी इसी तरह से काफ़ी बढ़े हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, सेल्स इतना ही नहीं, लेकिन उनका जो शेयर का कीमत था वो भी 300 रुपये का एक शेयर था, जो बढ़कर 3700 हो गया। यानी शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स बढ़ा। तो इतना सारा प्रगति अगर वो कोई कर रहे हैं तो ऐसे शेयर्स को हमें ब्लू चिप समझकर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। हम जानते हैं आरबीआई के जो गवर्नर थे वो श्री शशिकांत दास, अभी ही उनका निवृत्ति का समय आ गया था, तो उनकी जगह पे अभी संजय मल्होत्रा जी आए हैं। फरवरी में वो सारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके एमडीज या उनके सीईओ को बुलाने वाले हैं। इसमें प्राइवेट बैंक भी अलग नहीं है, इनको भी बुलाया जाएगा। क्या आवश्यकता है कि भाई इन सबको बुलाया जाए कि कुल मिलाकर हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो घट रहा है, जो कहा था उससे कम हो गया है। दूसरा,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो बढ़ रहा है। वैसे आरबीआई ने कहा था कि भाई 6% तक रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रेपो रेट जो 6.5% है, उसमें आगे क्या करेंगे यह भी सोच रहे हैं। 2023 दिसंबर में डिपॉजिट ग्रोथ जो था वो 14% था और क्रेडिट ग्रोथ रेट था 20%। यानी इसका जो अंतर है वो देखिए, पैसा आएगा ही नहीं तो जाएगा कहाँ से। यानी आएगा 14% और जाएगा 20%, तो यह बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या में से बाहर तो निकल गए। अभी ये क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 9.83% हुआ है और डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो 11.16% है, इसलिए अभी ठीक है। यानी बैंकिंग के बारे में अब देखना ये पड़ेगा कि संजय मल्होत्रा जी अब इकोनॉमी को किस तरह से संभालते हैं। जैसे मैंने कई विषय आपके सामने रखे, इन विषयों में वो अलग अलग बैंकों के एमडीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ क्या बात करते, क्या निर्णय लेते, वो कुछ समय में हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते, एक छोटा सा विषय उसमें ऐड कर दूँ। आरबीआई ने 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाई अभी, लेकिन उसके पूर्व ये -2 लाख करोड़ थी, जिसको इन्होंने भर लिया है। यानी लिक्विडिटी स्टेटस का जो है वो अच्छा हुआ है। लेकिन एक विषय और भी है कि भाई हमारा इंडियन रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर, उसमें भी हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। वो अक्टूबर 24 में करीब 83.82 था। यानी $1 खरीदने के लिए हमें जो देना पड़ता था वो 83 रुपीज़ और 82 पैसा इतना देना पड़ता था। लेकिन अब और भी परिस्थिति ख़राब हो गई है कि जनवरी में 10 जनवरी ये 86 तक हो गया। यानी $1 खरीदने के लिए हमें अभी 86 रुपीज़ देना पड़ेगा। यह भी हमारे आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ख़राब स्थिति है। आगे बढ़ते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़ भारतीय उद्योगों को कह रही है, भाई ज़रा देखो, हम अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं क्या। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले भी हमने ये बात कही थी कि भाई अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यानी क्या कि अमेरिका से हम मंगाते कम हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे हैं 20 जनवरी से, तो उस स्थिति में हालत क्या होगी, क्योंकि उन्होंने धमकियां देना था शुरू कर दिया है कि भाई ये हम ट्रेड डेफिसिट, यानी अमेरिका के लिए ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ क्यों रखा जाए। इसीलिए भारत सरकार कह रही कि भाई कुछ करो आप, और इसमें कुछ इंपोर्ट हम कर सकते हैं क्या, इस विषय में भी सोचो। 2019-20 में $36 बिलियन हमारा इंपोर्ट था अमेरिका से। 2020-21 में $28 बिलियन था। 21-22 में $43 बिलियन था। 22-23 में $51 बिलियन था और 23-24 में $43 बिलियन हमारा इंपोर्ट रहा है। लेकिन इतना इंपोर्ट होने के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट्स इससे ज़्यादा रहा है। वैसे हमारा जो टोटल इंपोर्ट होता है विश्व में से, भारत का इंपोर्ट अगर हम अमेरिका के साथ जोड़ते हैं तो प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका इज जस्ट 7% नियरली। ईयर वाइज इट इज़ डिफरेंट, बट फॉर ओवरऑल that is 7% import, total import of India is from अमेरिका। क्या वो बढ़ा सकते हैं क्या? तो डोनाल्ड ट्रम्प जी को क्या खुश कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, शायद आप एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। एयर इंडिया आजकल बहुत सारे प्लेन खरीद रही है। करीब 100 प्लेन्स के बारे में तो हमने सुना है कि भाई इतने सारे प्लेन्स वो खरीदने जा रहे हैं।
अब अगर रुपए का अवमूल्यन हो गया, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई वो 83 था, अब वो 86 हो गया, यानी टाटा को यानी एयर इंडिया को ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ेगा। इसके पूर्व अगर 83 होता तो रुपया कम चुकाना पड़ता। तो इसलिए एयर इंडिया के लिए दिक्कत है। सिर्फ ये एक ही दिक्कत नहीं है, कई सारी बातें हैं। कॉस्ट ऑफ फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना है तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, डॉलर्स कम आएंगे उसमें, इसलिए फ्यूल कॉस्ट का भी बढ़ जाएगा, तो वो भी इनके लिए दिक्कत है। तीसरा, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से जो मुख्य है मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक ऐसा है ना कि भाई एयर इंडिया का करीब 20% सीट बुकिंग वो विदेशों में होता है। तो विदेशों में जब बुक होता है वो तो डॉलर में बुक हो जाता है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर वो डोमेस्टिक यानी भारत में करीब 40% सीट बुकिंग एयर इंडिया का यहाँ से होता है, तो उसमें फिर से दिक्कत आएगी, क्योंकि रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, डॉलर कम आएगा, इसलिए एयर इंडिया के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। देखते हैं अब वो कैसा मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके जो CEO है वो भी होशियार है, शायद मैनेज करेंगे, हेज कर सकते हैं। हेजिंग करना है तो वो पॉसिबल है कि वो कुछ फ़ायदे में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शायद बैंकिंग में और फाइनेंशियल मार्केट में एक टर्म है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक, उनकी सुदृढ़ता वो अगर अच्छे है, शक्तिशाली है, तो ही RBI उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पर पैसे बोरो करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मली RBI तय करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है, लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करके ही उनको परमिशन मिलती है। आजकल उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.51% का चल रहा है, जो अभी RBI ने बढ़ाया है। वैसे और एक शब्द प्रयोग आता है CP, वो CD था, अब ये CP है। CP यानी कमर्शियल पेपर्स। ये नॉर्मली कमर्शियल पेपर्स कॉरपोरेट इशू करते हैं, यानी क्या शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करना। यह इसका उद्देश्य है कि भाई पब्लिक में से कुछ पैसे 8-10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम उसका कहा जाता है 270 दिन तक के लिए कमर्शियल पेपर्स का पैसा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे मैंने CD के लिए कहा, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तय है, लेकिन कमर्शियल पेपर्स का तय नहीं है। उसमें कूपन सिस्टम है कि जैसे आपने कमर्शियल पेपर दिया, उसका 1000 रुपये की कीमत है, लेकिन वो डिस्काउंटेड होगा कि आप जब लौटाओगे कमर्शियल पेपर और पैसा लोगे तो जितना कमर्शियल पेपर का है उतना ही, लेकिन खरीदते वक्त आपको कम पैसा देना है। जैसे हम कूपन रेट भी कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, या इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो यह स्थिति है आजकल कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि ये 25% इसका फाइनेंशियल मार्केट में दबदबा है। कई जगह पे ये भी कहा जाता है कि भाई ये कमर्शियल पेपर तो 50% से भी ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में चल रहे हैं। ये डिपेंड्स है, क्योंकि ये तो परिस्थिति बदलती रहती है और बदलती परिस्थिति में इसका प्रोपोर्शन जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इस प्रकार से ये कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात मैंने आपसे की थी। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आभार।